वेलकम क्लास 9 और 10 लर्नर्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक को डिमिस्टिफाई करने वाले हैं जो सुनने में भले ही कॉम्प्लेक्स लगे पर एक्चुअल में बहुत फैसिनेटिंग है, एवोगाड्रोस लॉ। हम इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे एकदम सिंपल तरीके से ताकि आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल जाए। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, फिर आएगा हमारा मेन टॉपिक एवोगाड्रोस लॉ और उसके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। उसके बाद हम मोलर वॉल्यूम और एनटीपी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ न्यूमेरिकल एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, और आखिर में देखेंगे कि फ्यूचर एक्स लर्न के साथ आगे क्या नया आने वाला है। सेक्शन 1, हिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए, किसी भी लॉ को डीपली समझने से पहले ना उसके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सोचिए, आखिर एक मॉलिक्यूल यानी एक अणु होता क्या है। असल में ये किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? वो ये कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, यानी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है और उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज इसमें हमेशा मौजूद होती हैं। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाली बात ना आगे बहुत काम आने वाली है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हिस्ट्री में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लैश हुआ था। शुरुआत में गाई लूसैक ने गैसेस की प्रॉपर्टीज की स्टडी की और एक लॉ दिया, लेकिन फिर डाल्टन आए। उन्होंने क्लेम किया कि भाई एटम तो इंडिविजिबल है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। इस स्टेटमेंट ने गाई लूसैक के लॉ को गलत साबित करना शुरू कर दिया और साइंस की दुनिया में एक बड़ी डिबेट छिड़ गई। फिर आते हैं एवोगाड्रो। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। इन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का अंतर एकदम क्लियर कर दिया, और इस डिस्टिंक्शन की वजह से उन्होंने एक नया और बिल्कुल एक्यूरेट लॉ प्रपोज किया जिसने इस पूरे साइंटिफिक कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। सेक्शन 2, एवोगाड्रोस लॉ। यही वो कोर स्टेटमेंट है जिसने केमिस्ट्री को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। एवोगाड्रो ने अपने स्टेटमेंट में एग्जैक्टली क्या कहा था? उन्होंने बहुत फर्मली कहा, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो अलग अलग गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स में मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बिल्कुल इक्वल होगी। है ना ब्रिलियंट? ये सिंगल स्टेटमेंट वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स के डायरेक्ट रिलेशन को कितने सिंपल तरीके से समझा देता है। सेक्शन 3, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। थियोरी तो बहुत अच्छी तरह समझ ली गई, अब इसको एक प्रैक्टिकल मैथमेटिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इक्वेशंस और प्रिडिक्शंस कर सकें। चलिए देखते हैं कि मैथमेटिकली ये डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। सबसे पहले, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स यानी N के, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू N। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट K लगाते हैं, तो इक्वेशन बन गई V इक्वल्स KN, और इससे हमारा फाइनल फॉर्मूला निकलता है V डिवाइडेड बाय N इक्वल्स K, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये सिंपल सा लॉजिक लॉ को प्रैक्टिकली यूज करने में बहुत हेल्प करता है। अब आती है एक क्रूशियल बात, जब हमें दो अलग अलग गैसेस को कंपेयर करना हो। अगर पहली गैस का वॉल्यूम V1 और मोल्स N1 है और दूसरी गैस के लिए V2 और N2 हैं, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा V1 डिवाइडेड बाय N1 इक्वल्स V2 डिवाइडेड बाय N2। इसे आप V1 बाय V2 इक्वल्स N1 बाय N2 भी लिख सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नोट क्या है? अगर V1 और V2 आपस में बराबर हैं तो N1 और N2 भी ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। एग्जाम में आने वाले ज्यादातर कंपैरेटिव क्वेश्चंस इसी एक कॉन्सेप्ट पर सॉल्व होते हैं। इस मैथमेटिकल लॉजिक को यूज करके एवोगाड्रो ने एक और बात प्रैक्टिकली प्रूव की। उन्होंने दिखाया कि गैसियस रिएक्शंस हमेशा पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स में ही होती हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का फॉर्मेशन देखते हैं। एक वॉल्यूम हाइड्रोजन जब एक वॉल्यूम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ठीक 2 वॉल्यूम HCl बनाता है। क्योंकि रिएक्शंस ऐसे सिंपल होल नंबर रेशियोज में होती हैं, इसने प्रूव कर दिया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन अकेले सिंगल एटम्स नहीं बल्कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें रिएक्शंस के दौरान स्प्लिट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, मोलर वॉल्यूम और एनटीपी। ये केमिस्ट्री का एक बेहद क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। यहां एनटीपी का स्पेसिफिक मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक नंबर है जिसे आपको एकदम अपने दिमाग में परमानेंटली छाप लेना है, 22.4 लीटर्स। ये एक ऐसी यूनिवर्सली कांस्टेंट वैल्यू है जो एग्जाम्स में बार बार घूम फिर के आएगी। याद रखिए,
एनटीपी पर किसी भी गैस के एग्जैक्टली 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर्स ही होता है, चाहे गैस ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या कोई और। अगर आपके पास 1 मोल गैस है और कंडीशन एनटीपी है तो वॉल्यूम एग्जैक्टली 22.4 लीटर्स ही होगा। चलिए इस थ्योरी को दिमाग में लॉक इन करने के लिए एक क्विक मैथमेटिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए किसी गैस के 0.089 ग्राम्स का वॉल्यूम एनटीपी पर 11.2 लीटर्स है। अब क्लियरली ध्यान दीजिए, 11.2 जो है वो 22.4 का एग्जैक्ट आधा होता है। तो इस गैस का मोलार मास क्या होगा? मोलार मास निकालने के लिए हम वॉल्यूम का यही रेशियो यूज करते हैं। अगर आधे वॉल्यूम का मास 0.089 ग्राम है तो प्योर 22.4 लीटर्स का कितना होगा? उसका डबल, जिसे मल्टीप्लाई करके मोलार मास निकल कर आता है 2 ग्राम पर मोल। ये ब्रिलियंटली दिखाता है कि एनटीपी का ये सिंगल कॉन्सेप्ट कैलकुलेशंस को कितना आसान बना देता है। सेक्शन 5 न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। अब जब सारी फाउंडेशन एकदम अच्छी तरह समझ आ गई है तो इन रूल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माइंड को एक्टिव करने के लिए एक छोटा सा वार्म अप करते हैं। वाटर यानी H2O का मोलर मास निकालते हैं। हाइड्रोजन के फॉर्मूला में 2 एटम्स हैं तो मास हुआ 1 × 2 और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। दोनों को ऐड किया तो टोटल मोलर मास आ गया 18 ग्राम पर मोल। ये बेसिक एटॉमिक एडिशंस आगे आने वाले बड़े क्वेश्चंस के लिए परफेक्टली सॉलिड फाउंडेशन बनेंगे। अब इस मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन प्रॉब्लम को थोड़ा लॉजिकली अप्रोच करते हैं। एक इक्वेशन देखते हैं, जिंक रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर प्रॉब्लम में 32.5 ग्राम जिंक दिया गया है जिसका स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट 65 होता है तो सबसे पहले जिंक के मोल्स निकाल लीजिए। 32.5 को 65 से डिवाइड किया तो मिला 0.5 मोल्स। अब इक्वेशन ध्यान से देखिए, जिंक और हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 है। इसका मतलब 0.5 मोल जिंक से एग्जैक्टली 0.5 मोल हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होगी। अब मेरा सवाल, इस बनी हुई हाइड्रोजन का वॉल्यूम एनटीपी पर क्या होगा? हम जानते हैं एक पूरे मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होता है, तो आधे मोल का वॉल्यूम कितना होगा? बिल्कुल सही, एग्जैक्टली 11.2 लीटर्स। एक आखिरी क्विक कैलकुलेशन ताकि मास टू मोल्स निकालने का बेसिक फॉर्मूला दिमाग में पक्का हो जाए। अगर 160 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH दिया गया है जिसका फिक्स्ड मोलर मास 40 ग्राम पर मोल होता है तो इसमें टोटल मोल्स कितने हुए? फॉर्मूला एकदम सिंपल है, दिया गया मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी 160 डिवाइडेड बाय 40 जो कंप्लीटली सॉल्व होकर आता है एग्जैक्टली 4 मोल्स। एग्जाम्स में ऐसी तेज और डायरेक्ट मास कन्वर्जन्स होना बेहद जरूरी हैं। सेक्शन 6 व्हाट्स नेक्स्ट विद फ्यूचर एक्स लर्न। तो यहाँ इस सेशन में हमने एवोगैड्रोस लॉ का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिल्कुल सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है, लेकिन क्लास 9 और 10th केमिस्ट्री में एब्सोल्यूट मास्टरी हासिल करने का सफर बस यहीं पर नहीं रुकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप इस एक्सप्लेनर ने आपको इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फ्यूचर एक्स लर्न and hit the bell icon so you never miss an update on your class 9 and 10 lessons. Got a question? Drop it in the comments below. I'd love to help. और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट एक्सप्लेनर में इसके ऊपर और भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताएं।